गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। आपके सभी के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और अब आपको चाहिए कि बहुत मिनिमम जो आपके रह गए पॉइंट्स उसको आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से सॉल्व करे जाए। तो ये एक सीरीज़ हम लेके आए हैं जिसमें हम आपको MCQ से लेके लॉन्ग क्वेश्चन से सभी तक की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे MCQ से। जो भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट MCQ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे MCQs हैं विद आंसर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे देख लीजिए। PDF इसका अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं? तो ये हमने सभी ने फर्स्ट चैप्टर में नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट में पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट है वहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? टॉप, मिडिल एंड फर्स्ट लाइन या फिर लोअर लेवल। फर्स्ट लाइन में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो आते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अप्लाइड इन इंडिया। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो हमारे LPG लेके आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वो कब आई थी इंडिया में? यस, इसका आंसर है 1991 में। ओके, लेट्स गो फर्दर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान। अब बेटा यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट नहीं पढ़ते और क्वेश्चन नहीं समझ पाते और वो करके आ जाता है व्हाट इज रिलेटेड टू प्लान। तो यहाँ पे है नॉट। ऐसी कौन सा यहाँ पे टर्म है जो प्लान से रिलेटेड नहीं है? अब हमें पता है बजट, प्रोग्राम, रूल्स, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजीज, ये सब प्लान के टाइप्स होते हैं। तो बजट, यस, ये प्लान से रिलेटेड है। प्रोग्राम्स, यस, दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्लान। प्रोसीजर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लान। जो ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे जो टर्म है जो प्लान से रिलेटेड नहीं है वो क्या है? मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी फंक्शन है, कंट्रोलिंग, ऐसा कौन सा यहाँ पे फोर्स है जो उन सभी को बाइंड करती है, एक दूसरे के साथ में लिंक करती है? कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, हायरार्की। नो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आएगा बेटा। कोऑर्डिनेशन अगर सभी फंक्शन में होगा तो एक दूसरे से लिंक हो गई, नहीं तो आप प्लानिंग किसी और चीज की कर रहे हो और कंट्रोलिंग किसी और चीज की कर रहे हो, स्टाफिंग उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हो। The next question is, this level of management serve as a link between top level managers and first line managers. तो अभी मैंने आपको बताया there are 3 types of manager, top, middle and lower. लोअर को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो टॉप लेवल है, फर्स्ट लाइन मैनेजर के बीच का जो लिंक है वो कौन है? तो वो है मिडिल लेवल मैनेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, ऑल द जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेज दैट अफेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इसमें है अनसर्टेनिटी, यस, बिजनेस एनवायरमेंट अर्न्स। यहाँ पे नॉट आया है बेटा, ये कौन सी नहीं है ये बताना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यस, बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि आगे क्या हो जाएगा बिजनेस में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि एक एनवायरमेंट में चेंज होने से दूसरा एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अगर सोशल एनवायरमेंट में चेंज हुआ, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुआ है, तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी चेंज हो सकता है, लीगल एनवायरमेंट में चेंज हो सकता है। सोशल एनवायरमेंट में कई चीज़ों के प्रति जागरूकता बढ़ती है तो लीगल एनवायरमेंट में उसका एक्ट गवर्नमेंट बना के देती है। तो एक एनवायरमेंट में एक किसी स्पेसिफिक फोर्स में चेंज होने के कारण कोई दूसरी फोर्सेस भी वो भी चेंजेस दिखा सकती है। तो ये भी रिलेटेड है बिजनेस एनवायरमेंट में। ऑप्शन ए भी रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्सिटी, उसको समझना एक कॉम्प्लेक्स बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो रिलेटेड नहीं है वो है क्या? एम्प्लॉयज। बिजनेस एनवायरमेंट का एम्प्लॉय से रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है,
Which of the following is best indicate the characteristics of business environment? अब यहाँ पे business environment की characteristics कौन सबसे अच्छे से बता रहा है? Identification, improvement in performance, coping with rapid changes, all of them. Yes, बिल्कुल identification of opportunity. बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी ही क्यों करते हैं हम? ताकि हम अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सके, ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस में एज अपॉर्चुनिटी बन के आएगी, इसलिए हम पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यस, हम उनकी हमारे लिए जो आने वाली हजार्ड्स है, टास्क है या अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगा के हम हमारी परफॉर्मेंस क्या है इंप्रूव कर सकते हैं। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, जो चेंजेस आ रहे हैं रैपिडली, उसके साथ साथ हम अपने बिजनेस में भी चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ देम। Which of the following is an example of social environment? Social environment क्या होता है बेटा? Social मतलब समाज, ऐसी चीजें जो समाज, हम और आप जो एक समाज के प्राणी हैं, हमसे रिलेटेड हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनी सप्लाई इकोनॉमी। मनी से रिलेटेड जो एनवायरमेंट होता है उसको कहते हैं, मनी से रिलेटेड जो एनवायरमेंट होता है उसको कहते हैं इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिस भी एनवायरमेंट के जिस भी वर्ड के आगे एक्ट आ जाता है वो लीगल एनवायरमेंट हो जाता है। और ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। एंड कंपोजिशन ऑफ फैमिली, यहाँ पे फैमिलीज की बात आ गई तो यहाँ पे सोशल एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Yes. Which of the following is an importance of planning? Planning की importance क्या है? तो फर्स्ट है रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। जो प्लानिंग है वो अनसर्टेनिटी को कम करती है। अगर हम फ्यूचर में आने वाले फोर्सेस का पहले से ही पता लगा ले तो अनसर्टेनिटी को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रिस्क है उसको कम करा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव क्रिटिकली, डेवलपिंग लीडरशिप, सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है ये रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन नहीं है, नॉट। डायनेमिक एनवायरनमेंट, यस, जो बिजनेस प्लानिंग हम करते हैं तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। तो ये लिमिटेशन है कि डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में जिस चीज़ों को देखकर आपने प्लानिंग की है, फोरकास्ट किए, वो जरूरी नहीं सेम वैसा ही हो। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। कॉस्टली प्रोसेस, यस, प्लानिंग के लिए आप पूरी की पूरी टीम बैठा रहे हो, बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की प्रोसेस है, तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर है। रिजिडिटी, यस, अभी आपने किसी चीज़ के लिए प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज नहीं कर पाते, तो ये रिजिड है इन नेचर। एंड लास्ट है टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। सो नो, प्लानिंग इज नॉट टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। प्लानिंग तो तीनों लेवल पे करी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रोल ऑफ स्ट्रैटेजी इज टू प्रोवाइड। स्ट्रैटेजी क्या होती है? सेटिंग प्रोसीजर, नो, ये तो प्रोसीजर का ही है। डायरेक्शन फॉर एक्शन, डायरेक्शन फॉर मोटिवेशन, डायरेक्शन फॉर कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजी है वो आपको कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन फॉर कंट्रोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट। इनमें से कौन सा जो है वो कंज्यूमर राइट नहीं है? राइट टू सेफ्टी, बिल्कुल एक राइट है। राइट टू सीक रेड्रेसल, बिल्कुल एक राइट है। राइट टू हर्ट, राइट है। राइट टू गेट डिस्काउंट, ये राइट नहीं है। डिस्काउंट तो आपको सेलर की मर्जी है कि वो आपको देना चाहता है, नहीं, आपका राइट नहीं है। आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं, हमें तो डिस्काउंट चाहिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। डैश मार्क इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस बाजार से लेकर आते हैं तो आप एक मार्क उसमें हमेशा देखेंगे ISI मार्क है, तो वो एक टेस्टेड प्रोडक्ट रहता है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहता है जिसमें ISI मार्क रहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द रेड्रेसल एजेंसीज फॉर रेड्रेसिंग कंज्यूमर ग्रीवियंस। तो इनमें से बता दीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि इनमें से रेड्रेसल एजेंसी कौन सी है? कोपरा, कोपरा को तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही कोपरा है। स्टेट कमीशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर होगा इसका? 3 आपकी रेड्रेसल एजेंसी है, कौन कौन सी?
district forum, state commission, and national commission. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर नेशनल कमीशन में भी आपका जो केस है वो सॉल्व नहीं हुआ और आप सेटिस्फाई नहीं है उनके जजमेंट से, तो आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देके बताएंगे. नेक्स्ट है, राइट टू डैश इज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट विच आर हजार्डस टू लाइफ फॉर हेल्थ. ऐसा राइट कौन सा है जिसमें कंज्यूमर को, वो राइट कंज्यूमर को दिया गया है ताकि उसको सेफ्टी मिले हजार्डियस प्रोडक्ट से जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही भयानक है या फिर हजार्डियस है. तो ठीक है, इसका ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको जो भी आप सामान खरीद रहे हो उसके लिए राइट है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. सेफ्टी यस. सीक रेड्रेसल मतलब आपके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, आप किसी चीज़ से असंतुष्ट है तो आप उसके लिए रेड्रेसल लेके जा सकते हैं. तो उसका आंसर होगा सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. डिपार्टमेंटलाइजेशन सेकंड है और असाइनमेंट एंड ड्यूटीज थर्ड है. एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फोर्थ है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. ये स्टार्टिंग में जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो क्या रहता है? सर्वाइवल, कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है. इट डजंट मीन कि हमें प्रॉफिट कमाना है. कुछ भी हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, बस हमें टिके रहना है. तो ये स्टार्टिंग वाला प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन आफ्टर दैट ग्रोथ. जो नहीं है वो है गुड वर्किंग कंडीशन. ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डैश इन नेचर. डायनामिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यस बिल्कुल है. बिहेवियर है, बिहेवियर की स्टडी करी जाती है इसमें. एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आते हैं, बट क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है. दे आर नॉट गिविंग एब्सोल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. तो ये जो नेचर में है वो एब्सोल्यूट नहीं है. The next question, लिबरलाइजेशन मीन्स, क्या मतलब होता है लिबरलाइजेशन का? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दिस. तो इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमिक्स तो ग्लोबलाइजेशन होता है. यहाँ पे रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा करके जो पर्सनल सेक्टर को कम करा जाता है. तो इसका आंसर होगा रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन. लिबरल हो गई कंपनी, अपने रिस्ट्रिक्शन, अपने लाइसेंसिंग को थोड़ा सा कम कर दिया. ठीक है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू? प्लानिंग एंड कंट्रोल आर फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बैकवर्ड लुकिंग. प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग वेयर एज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. तो इसमें से कौन सा सही है? अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टर्म हो गया, क्योंकि बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो तो हमने ये पढ़ा है, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग वेयर एज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, बट इट इज पार्शियली ट्रू. पार्शियली ट्रू क्यों है? कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग भी है, और सेम एज कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग. तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं. Planning or controlling are backward, forward looking, and planning and controlling are backward looking, and planning is forward. तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है. The next question is recruitment is a positive step whereas selection is a negative step. अब ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है? पार्शियली ट्रू और फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. जो रिक्रूटमेंट है उसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें से जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में आप की स्किल्स को देखते हुए सभी को आप अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन में उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को ही सिलेक्ट करते हैं, बाकी को आप एज अ भेज देते हैं. तो उसको हम नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब सिक्योरिटी नीड. तो आपकी सिक्योरिटी नीड्स क्या है?
फिजियोलॉजिकल के बाद आती है हमारी सिक्योरिटी नीड। अब सिक्योरिटी नीड में सेफ्टी और प्रॉपर्टी तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी हमारे पास है ही नहीं, अभी तो हम बस सिक्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, फिजिकल और इमोशनल हार्म सिक्योरिटी से ऊपर भी आ जाता है, उसके बारे में हम अभी नहीं सोच रहे। तो यहाँ पे आंसर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, कि हमारी लाइफ, हमारी फैमिली को हम प्रोटेक्ट कर पाए। ये फिजियोलॉजिकल के बाद में, अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारी सोच रहती है कि हम हमारे फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वो होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट, कंट्रोलिंग इसके साथ साथ चलता है प्लानिंग, इसका आंसर आ जाएगा प्लानिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज लॉसेस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, नन ऑफ दिस। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके लिए करी जाती है, वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, प्रॉफिट कमाना नहीं, शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व टेकिंग डैश टाइप ऑफ डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम किस तरह के डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सभी तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, सभी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलग है। हाई डिग्री ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट। अच्छा, अब डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है कि आप अपना कंपोजिशन बताएंगे कि हायर डिग्री ऑफ डेप्ट का मतलब है आपका डेप्ट ज्यादा है और इक्विटी कम है। अब इससे रिजल्ट क्या आएगा, डेप्ट ज्यादा है तो आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी ज्यादा होंगे। अब जब आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आपका कौन सा रिस्क अराइज होता है, तो आपका हाई डिग्री फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है। जब आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है, तो हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो का रिजल्ट आता है हाई फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। The next term is the term market may be understood in which the following context। मार्केट में क्या क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, बिल्कुल एरिया, एक एरिया जहां पे ऑल द बायर्स और सेलर्स हो, बायर्स को बेचने की इच्छा हो, सेलर्स को खरीदने की इच्छा हो, उनके पास बेचने और खरीदने के लिए कुछ सामान हो, उसको हम मार्केट कहते हैं। तो ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड, बिल्कुल। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन, आपके पास कुछ लेने देने के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल। टाइप्स ऑफ बायर्स भी होने चाहिए, सेलर्स भी होने चाहिए, तो ये सारी चीजें किसमें कंसिडर्ड हो रही है, मार्केट में। गेटिंग फिनिश प्रोडक्ट मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन, अगर कोई सामान आपको मैन्युफैक्चर किया जाए स्पेसिफिकली आपके लिए, आपने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए, उसी के अकॉर्डिंगली कुछ सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। The next question is advertisement is a dash form of presentation and promotion of goods and services। advertisement नॉन पर्सनल, क्योंकि आप पर्सनली जाके नहीं बता रहे हो, एक एक इंसान को नॉन पर्सनल वे से बता रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट को हमेशा नॉन पर्सनल वे ऑफ प्रमोशन भी कहा जाता है। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु इज नॉट अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन नहीं है, तो कंज्यूमर बेटा वही होता है जो एक्चुअली गुड को क्या करता है, कंज्यूम करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर बस आपसे सामान लेके जाता है, या तो आगे बेच भी सकता है या उसको खुद भी कंज्यूम कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर वही कंसिडर्ड किया जाता है जो सामान को एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है। तो अ पर्सन हु परचेज गुड फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन, अ पर्सन परचेजिंग गुड फॉर रीसेल, अ पर्सन परचेजिंग गुड फॉर कमर्शियल यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों आ रहा है, क्यों, क्योंकि कमर्शियल यूज वो खुद यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और हाउस होल्ड कंजप्शन अपने घर के लिए यूज ले रहा है, तो ये दोनों कंज्यूमर है, ठीक है। अब आज ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं, और आप भी इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह के एमसीक्यूज आप चैप्टर वाइज बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिलअप्स। तो देखिए फर्स्ट फिलअप है मैनेजमेंट इज अ डैश डायमेंशनल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट डायमेंशनल तो है, लेकिन किस तरह का डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल। प्लानिंग
डैश द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। जो प्लानिंग है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को क्या करती है, कम करती है, तो यहाँ पे आएगा रिड्यूस, रिड्यूस ओवरलैपिंग एक्टिविटी। Those activities which are similar nature are grouped together after dividing the work which is called, जो एक्टिविटी एक जैसी नेचर की है उसको अलग कर देना, उसमें काम करने वाले लोगों को अलग कर देना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डैश द वेल्थ। वेल्थ को क्या करना है शेयर होल्डर्स की, मैक्सिमाइज। इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइज। डैश रेफर ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द कवरिंग पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कवर तैयार करना, तो उसको क्या कहा जाता है, पैकेजिंग। यस, Dash is the process of comparing the actual performance with the predetermined standard of enterprises। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। जो एक्चुअली परफॉर्मेंस हुई है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना ही क्या है, कंट्रोलिंग है। डैश नीड अ मोस्ट बेसिक नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। तो फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है बेटा, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल की स्पेलिंग क्या होती है, PHYSIOLOGICAL, फिजियोलॉजिकल। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, साइकोलॉजिकल मत लिख के आइएगा। जो बेसिक नीड है जिसमें हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज अ डैश ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमें किसकी तरफ लेके जाती है, हमारे गोल की तरफ, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल के थ्रू मिल जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी तरह की और भी सीरीज आएगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपके लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्लानिंग मीन्स टू थिंक अबाउट अ थिंग इन फ्यूचर के लिए सोचते हैं ना, तो थिंक इन एडवांस। एडवांस में सोचना ही क्या है, प्लानिंग। टू अचीव द टारगेट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इज कॉल्ड। टाइम रिलेटेड चीजें एफिशिएंसी होती है, और कॉस्ट रिलेटेड इफेक्टिवनेस होती है। तो यहां पे आएगा एफिशिएंसी। A dash is a comprehensive plan for accomplishing an organizational objective। तो ये किसकी डेफिनेशन है, डैश इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कि हम किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर कोई प्लान बनाते हैं तो वो हमारी क्या रहेगी, स्ट्रैटेजीज। यस, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये आपके फीचर्स और इंपॉर्टेंट्स में से ज्यादातर फिलअप बनते हैं, उनके जो हेडिंग्स है उसमें से बनते हैं फिलअप्स। तो उनकी हेडिंग्स तो आप सबको आई होप याद ही होगी, बहुत बार आपका रिवीजन हो चुका है ऑलरेडी। When decision making authority is retained by higher management, कि जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हायर मैनेजमेंट अपने हाथ में रखे तो उसको कहेंगे सेंट्रलाइजेशन, और वो लोअर लेवल को डिवाइड करते तो उसको कहेंगे डिवाइड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि हायर अथॉरिटी के हाथ में है तो क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन। The next is, in a business organization, guiding employees in their work by management is called। कि आप एम्प्लॉयज को गाइड कर रहे हैं उनके वर्क में, जो मैनेजमेंट है वो वर्क करने में गाइड कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सुपरविजन। गाइडेंस जहां पे भी आ जाए या ओवरलुकिंग जहां पे भी आ जाए वहां पे आपको क्या लिखना है, सुपरविजन। शेयर होल्डर गेट डैश इन कंसिडरेशन दे शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स जो बिजनेस में हमारे क्या अपनी क्या लगाते हैं, शेयर लगाते हैं, उसके कंसिडरेशन में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। शेयर के बदले में उनको क्या रिसीव होता है, डिविडेंड। ब्रांड
और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन। अगर कोई ब्रांड का नेम है या उसका मार्क है, उसको ब्रांड मार्क है, उसको आपने लीगल प्रोटेक्शन दे दिया तो उसको क्या कहेंगे हम, उस वो ब्रांड मार्क की जगह क्या बोला जाएगा, ट्रेडमार्क। इसका आंसर होगा ट्रेड मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना था? 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना है। ठीक है। द नेक्स्ट है इन कैपिटल स्ट्रक्चर ओनर फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स फंड कौन कौन से होता है? ओनर्स फंड में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर्स, देन आता है प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्यों आता है? ये वो अर्निंग है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना देख के, इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही अर्निंग है जो उनको ना दे के रिटेन करके फॉर फर्दर यूज के लिए रखी हुई है। तो इस ये भी ओनर्स फंड के अंदर इंक्लूड होता है। डूइंग द टास्क करेक्टली इन मिनिमम टाइम कॉस्ट इज कॉल्ड। मिनिमम कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है, टाइम में हमने कहा था इफेक्टिवनेस होता है, एफिशिएंट होता है, सॉरी। तो कॉस्ट कंसिडर्ड हो तो क्या होगा? इफेक्टिवनेस। कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम है तो टाइम के लिए आप लिखोगे एफिशिएंट, और कॉस्ट है तो कॉस्ट के लिए आप लिखोगे इफेक्टिव। नेक्स्ट, प्लानिंग मीन्स लुकिंग, कहां पे देखना? आगे की तरफ, लुकिंग फॉरवर्ड। सारे काम प्लानिंग में फ्यूचर के लिए करा जाता है, फ्यूचर अजम्पशंस लिए जाते हैं, फोरकास्ट किया जाता है, तो प्लानिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड। अब आ जाते हैं हम थोड़े बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम थॉरली पढ़ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, द टर्म अथॉरिटी इंप्लाइज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट, जिससे कि आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड कमांड इज सबऑर्डिनेट, इट फ्लो टॉप टू बॉटम। ये पता है आपका फ्लो कहां से होता है। एक अथॉरिटी की बहुत छोटी सी डेफिनेशन और है कि अगर आपसे इतना बड़ा नहीं हो रहा तो बस एक आपको लास्ट में छोटा सा याद आ रहा है तो आप ये लिख के आ जाएगा, अथॉरिटी मीन्स द पावर ऑफ टेक डिसीजन। इतना सा तो आप पढ़ सकते हैं ना भाई, इतना बड़ा आपको याद नहीं हो पा रहा तो केवल इतना सा पढ़ लीजिए, इसमें भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। यस। व्हाट इज कैश बजट? कैश बजट क्या होता है? द कैश बजट इज अ बजट दैट फोरकास्ट कैश फ्लो, आउटफ्लो, कैश इनफ्लोज। यहाँ पे कैश इनफ्लो आएगा बेटा, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर द सर्टेन पीरियड। किसी सर्टेन पीरियड के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो उसको कहा जाता है कैश बजट। अब आपको ये पता होगा बजट प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन है, कैश बजट दैट फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन ही होता है, फोरकास्ट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कैश बजट। The next question is state the type of organizational structure। कौन कौन से organizational structure होता है आप सभी को पता है, very easy question। There are two type of organizational structure, functional and divisional। functions function basis पे होता है, सेलिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, और डिविजनल प्रोडक्ट बेस पे होता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट आप मार्केट में बना रहे हैं तो उनका अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनका अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनका अलग से सेलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फंक्शनल क्या होता है, यहाँ पे जो वर्क डिवाइड होता है वो फंक्शन बेसिस पे होता है, जैसे कि सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, R&D डिपार्टमेंट, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आप पहले प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि वो सोप बना रहे हैं, वो शैम्पू बना रहे हैं, वो क्रीम बना रहे हैं,
ऑयल्स बना रहे हैं। अब सोप का अलग से प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग डिपार्टमेंट, शैम्पू का अलग से प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग डिपार्टमेंट। ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, जो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जहाँ पे बहुत सारे टास्क करे जाते हैं। व्हाट डज डिकोडिंग मतलब, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग तो हो गया कि अपने थॉट्स को मैसेज में कन्वर्ट करना, और डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया? डिकोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनकोड सिंबल्स, जो आपने एनकोड करा गया है उसको कन्वर्ट करना, दैट आर यूज इन द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, कि जो मैसेज भेजा गया है उसको समझना ही क्या होता है? डिकोडिंग। इसका बिल्कुल ही समराइज ये है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 लेवल हमने पढ़ लिए, टॉप, मिडिल एंड लोअर। यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोला है, तो थोड़ा थोड़ा हम वन लाइन में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टॉप लेवल क्या होता है? टॉप लेवल को कहा जाता है मास्टरमाइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल होते हैं वो ही सब कर रहे होते हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन वो काम सारा वही कर रहे होते हैं और वही करवा रहे होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है मास्टरमाइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। They are the people who head the organization and therefore responsibility for proper working in the organization वो किसकी रहती है? टॉप मैनेजमेंट की रहती है। They are one who make plan, generate ideas so that, इसी तरह के काम ये करते हैं, प्लान बनाते हैं, उन प्लान को आइडियाज जनरेट करते हैं, प्लान को एक्शन में लेके आते हैं, सारे काम टॉप लेवल करता है। क्यों करते हैं? ताकि जो काम है वो स्मूथली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलता रहे। इसके बाद में आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द एग्जीक्यूटर लेवल, कि वो तो प्लान कर रहा है, प्लान को एग्जीक्यूट कम कराएगा, मिडिल लेवल कराएगा। दे आर सबऑर्डिनेट्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड सुपीरियर टू लोअर लेवल। मतलब ये दोनों का काम करते हैं, ये टॉप लेवल के सबऑर्डिनेट्स हैं और लोअर लेवल के क्या हो गए? सुपीरियर हो गए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? तो देखते हैं। अ प्रॉपरली डिजाइन कैपिटल स्ट्रक्चर इंश्योर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आपको कितने पैसे की जरूरत होती है, ये एक अच्छे से पढ़ा हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर ही बता सकता है कि हाउ मच फाइनेंस यू आर रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एक्टिविटी फॉर द फर्म एंड रेज द फंड इन सच प्रोपोर्शन। और उस पैसे को अगर आपने पता कर लिया कितना रिक्वायरमेंट है, तो उसको सच प्रोपोर्शन में आप रेज करोगे कि फॉर वेरियस सोर्सेज फॉर द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, कि उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, पैसा आपके पास है उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन आप कर पाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन के बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर्स आपने पढ़े हुए, तो जो 2 फैक्टर्स बताने। फर्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि अगर आपका सबऑर्डिनेट आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आपके पास सुनना ही नहीं चाहता है, तो वो आपके कम्युनिकेशन के लिए एज अ बैरियर काम करेगा। और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, लैक ऑफ इंसेंटिव्स में डिस्करेज एम्प्लॉयर फॉर टेकिंग इनिशिएटिव एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप इंसेंटिव सही नहीं दे रहे, आप सैलरी सही नहीं दे रहे, वेजेस सही नहीं दे रहे, तो आपके एम्प्लॉयज नहीं चाहेंगे कि वो आपकी बातों का ध्यान दे या नए आइडियाज आपसे शेयर करे, बातें शेयर करे, कम्युनिकेट करे, वो चाहेंगे नहीं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन प्रोफाउंड बाय हेनरी फ्योल। तो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या बताता है? डिसिप्लिन रिफर्स टू ओबीडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करें। इसके आगे आने वाली सीरीज में हम और भी बहुत सारे वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस तरह की सभी जो PDFs है, फाइल्स है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और चैप्टर पढ़ के तैयार रखिए, ताकि हम साथ में मिलकर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच।